आज ना हमारी अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए आज हम आए हैं काम पे। आज से तुम ही आया करो काम पर। हम तनख्वाह थोड़ी ज्यादा लेंगे। हाँ। अरे थोड़ी ज्यादा क्या, तुम्हारे लिए हम तिजोरी के दरवाजे खोल देंगे। ऐसा करो, आज तो तुम बस हमारा गिलास ही भरती रहो बस। उठाएंगे, उठा के किसने खबर दी? सर फोन करने वाले ने अपना नाम तो नहीं बताया और फोन काट दिया। लेकिन सर मैं इसे पहचानता हूँ, इसका नाम भोलू है। अभी 2 महीने पहले ही ये जमानत पर छूटा था। और सर मारपीट, चोरी चकारी, नशे के कारोबार की वजह से कई बार हवालात की हवा भी खा चुका है। और सर इसे नशे की बहुत लत थी। और सर मुझे तो लगता है कि ये नशे के ओवरडोज की वजह से ही इसकी जान गई है। और ये फटे फटे के निशान? सर इसकी उंगलियों को देखकर तो लगता है कि ये सारे चोट के निशान इसने नोच नोच कर बनाए हैं। और सर गौर करने वाली बात यह है कि इसके पास से कोई मोबाइल नहीं मिला। इंटरेस्टिंग ना, कोई इंसान इस हद तक जानवर बन सकता है कि अपनी जान का दुश्मन खुद बन जाए? नहीं चौधरी, मुझे तो लगता है कि कोई इसकी हत्या करके इसका मोबाइल भी अपने साथ ले गया है, ताकि कॉल डिटेल चेक करके हम उस कातिल तक ना पहुंच सकें। हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता नहीं है, ऐसा ही है। लाश का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर। भोलू समाज के निम्न तबके का एक अनाथ और गरीब इंसान था। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक बचपन से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त भोलू की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन पुलिस के लिए जानना बहुत जरूरी था कि भोलू की मौत आखिर कैसे हुई। क्या वो सचमुच ड्रग्स के ओवरडोज का शिकार हुआ था, या उसकी मौत के पीछे कोई और ही कारण था? क्या ये महज एक दुर्घटना थी, या किसी की सोची समझी हत्या की साजिश? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज के एपिसोड की घटना भोपाल के भैरवपुर की है। भोलू की मौत की खबर मिलते ही पुलिस छानबीन में तो लग गई, लेकिन ये मामला ऐसा उलझा कि इसमें पुलिस खुद उलझ कर रह गई। क्या पता चला डॉक्टर तिवारी, भोलू की मौत की वजह क्या है? कुरैशी साहब, आप तो जानते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में वक्त लगता है। लेकिन अभी मोटे तौर पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भोलू ने ड्रग्स का इंजेक्शन लेने से पहले जमकर देसी दारू पी रखी थी। रहा सवाल उन ड्रग्स की शीशियों का, तो उनमें जोम्बी नामक ड्रग मिला है, जो बहुत खतरनाक होता है। शायद इसी वजह से उसकी जान गई है। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? मेरी बहन ना तो बात कर सकती है ना चल फिर सकती है। पिछले 1.5 महीने से वो हॉस्पिटल के बेड पर है, एक लाश की तरह, और कोई उसका ठीक से ख्याल भी नहीं रखता। और आप लोग कह रहे कि मैं उसे यहाँ से ले जाऊं? अरे आप लोग इंसान है या हैवान? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, हम उसको यहाँ से कैसे लेके जा सकते हैं? कैसे, बताइए। प्लीज साइलेंस, ये हॉस्पिटल है। क्या बात है, मुझे बताओ। आप कहते हैं हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल में तो मरीजों की देखभाल की जाती है ना। और यहाँ मेरी बहन 1.5 महीने से एडमिट है और किसी ने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा। और अब ये कह रहे कि हम उसे यहाँ से ले जाए। कैसे ले जा सकते सर हम उन्हें? ये क्या कह रही है? सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें जब मेडिसिन और इंजेक्शन देना होता है हम दे देते हैं। अब 24 घंटे मरीज के पास खड़े तो नहीं रह सकते, और भी मरीज होते हैं हमारे पास। हम क्या करें साहब, जब तक वो चल फिर नहीं सकती, हम उसे ऐसी हालत में यहाँ से कैसे ले जाएं? कैसे ले जाएं? सुनिए, आप सबको हर मरीज को बराबर से देखना चाहिए, यह आपका फर्ज है। और जब तक डॉक्टर पेशेंट को पूरी तरह ठीक नहीं मानते और डिस्चार्ज नहीं देते, तब तक। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, चलो पापा। गुंजन के नहीं चलने की वजह उसकी शारीरिक कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक कमजोरी है। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से अब वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से ठीक है। डॉक्टर, तो इसका मतलब हम गुंजन को अब घर ले जा सकते हैं ना? जी हाँ,
और अगर आप चाहती हैं कि ये पहले के जैसे हंसने बोलने लगे, चलने फिरने लगे, तो आप इसे किसी साइकियाट्रिस्ट, मेरा मतलब है मनोचिकित्सक को दिखाइए। डॉक्टर, दीदी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हर बीमारी का इलाज होता है और गुंजन के परिवार वाले इतने अच्छे हैं, सब उसे इतना चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द अपने परेशानियों से बाहर निकल जाएगी। इतना अच्छा परिवार था, तभी तो किसी की नजर लग गई। इतनी अच्छी तरह से हंसती बोलती थी मेरी बच्ची। मम्मा बचाओ मुझे दीदी से। अरे मम्मा हुआ? अरे कंचन, अरे मम्मा देखो ना, दीदी परेशान कर रही है मुझे। क्यों गुंजन, क्यों परेशान कर रही है इसे? मम्मा हम कहाँ परेशान कर रहे हैं, देखो ना वही हमें परेशान कर रही है। अच्छा मम्मा पूछो इससे, किससे बात करनी है मैडम को? हम किसी से भी बात करें, तुमसे मतलब? और माँ आपको तो पता है ना। अरे तेरी मम्मा हूँ, बेटी के बारे में सब जानती हूँ। और मैं तुम्हारे बारे में भी। तुम दोनों तो मेरी आँख की पुतलियाँ हो, एक गुंजन और एक कंचन। मम्मा प्लीज रोइए मत, अगर आप ही हिम्मत हार जाओगी तो दीदी कैसे ठीक होगी? दीदी को हिम्मत कौन देगा? क्या नाम है तेरा? साहब सुरेश। क्या करता है तू? साहब मेहनत मजदूरी करता हूँ। झूठ क्यों बोला तूने? बता। कहीं तू नहीं तो भोलू का? नहीं साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, पुलिस के चक्कर खराब होते हैं ना साहब, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। फिर तुझे कैसे पता चला कि भोलू मर चुका है? साहब भोलू के पास तो मैं कभी कभी इसलिए चला जाता था क्योंकि मुझे भी नशे की लत है। तू भी ड्रग्स लेता है? नहीं साहब, मैं ऐसा कोई नशा नहीं करता। तो फिर कौन सा नशा करता है तू? मैं दारू पीता हूँ साहब। अच्छा, तुझे क्या लगता है हाँ? भोलू ज्यादा नशा करने की वजह से मर गया या फिर उसे किसी ने मारा? हाँ अब मैं क्या बता सकता हूँ साहब, लेकिन हाँ भोलू नशा करने में सबका बाप था। मैंने उसे सारी रात नशा करते देखा है और तब भी वो पूरे होशोवास में रहता था। वो ड्रग्स का धंधा करता था ना साहब, अगर उसको ही नशा हो जाता उसका धंधा ही चौपट हो जाता। अच्छा, तो तुझे किसी पे शक है या कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था उसका? हाँ साहब, उसका एक दोस्त है मुन्ना मैकेनिक। भोलू ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। जब वो उसका पैसा टाइम पे नहीं चुका पाया तो मुन्ना ने एक रात उसको जान से मारने की धमकी दी थी। हो सकता है साहब उसने ही। ये मुन्ना मिलेगा कहाँ पे? साहब असलम के गैराज में। भेजो इसे। हाँ खन्ना साहब। अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है कि हमने आज तक कभी आपको डेट दी और गाड़ी की डिलीवरी नहीं दी हो? आप फिक्र मत करिए, गाड़ी पहुंच। अरे सुनो, एक मिनट में आपसे बात करता हूँ। ये मुन्ना यही काम करता है क्या? जी यही काम करता है। कहाँ है वो? यही गाड़ी का काम कर रहा है साहब। चलो दिखाओ। चलिए। सर यहाँ आइए। सर लगता है ये शराब पीकर काम कर रहा था, इसी वजह से ये हादसा हो गया। नहीं साहब, वो उसे नशे की लत जरूर थी, लेकिन काम के वक्त वो कभी भी शराब का हाथ नहीं लगाता था। कल रात को मैंने ही उसे कहा था इस गाड़ी का काम करने के लिए।
फोन स्विच ऑफ है साहब। ठीक है, तुम जाओ। संजय, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ठीक है चौधरी। सर। मामला मुझे बहुत गड़बड़ लगता है। अगर ये गाड़ी रिपेयर कर रहा था तो इसके पास पाना वगैरह होना चाहिए था, और इसका मोबाइल भी इसके पास नहीं है। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? सर कुछ तो गड़बड़ है सर। ठीक है, चलो। पुलिस की उलझन और बढ़ गई थी। मुन्ना की मौत ने पुलिस के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। जब भोलू की मौत हुई थी तब पूछताछ के दौरान सुरेश ने पुलिस को बताया था कि मुन्ना ने अपने पैसे वसूलने की खातिर एक बार भोलू को जान से मारने की धमकी दी थी। तब पुलिस को शक हुआ था कि भोलू की मौत में मुन्ना का हाथ हो सकता है, लेकिन जब मुन्ना को खोजते हुए वे असलम के गैराज पहुंची तब मुन्ना की भी मौत हो चुकी थी। पहले भोलू और अब मुन्ना की मौत। अब पुलिस को लगने लगा कि इन दोनों की मौत महज एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी की सोची समझी हत्या की साजिश थी। लेकिन जब तक हत्या का मकसद सामने ना आए तब तक इन दोनों की मौत को हत्या साबित नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ गुंजन को हॉस्पिटल से छुट्टी तो दे दी गई थी, लेकिन उसकी हालत में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ था। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और यहां भी गुंजन के देखभाल में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई थी। लेकिन गुंजन के परिवार वालों को ऐसा लग रहा था कि गुंजन की देखभाल में कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। मम्मा, विमला और सीमा आंटी आई हैं। कैसी है गुंजन? बेचारी देखो छत को देख रही है। अरे बेचारी को बहुत बड़ा सदमा लगा है। अरे ये तो माँ बाप की गलती की वजह से हुआ है। लड़कियों को ज्यादा छूट देने का नतीजा यही होता है। आंटी क्या कह रही हैं आप ये? हाँ, आप दीदी के हालचाल लेने आई है या हमें ताने मारने आई हैं? अरे कंचन, जो सच्चाई वही तो बोल रही हूँ। तू नाराज क्यों हो रही है? नाराज ना हो तो क्या खुशी से नाचूं? दीदी यहाँ बिस्तर पर बीमार पड़ी है और आप उसी के सामने उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ से फौरन जाइए, जाइए यहाँ से। ना कंचन बेटा ना, घर आए मेहमान से ऐसे बात नहीं करते, चुप हो जा। क्यों मम्मा, क्यों चुप हो जाऊं? आज इन्हीं जैसे लोगों की वजह से देश की लड़कियां पीछे हैं। देखिए, हमें आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ खड़े मत रहिए, जाइए यहाँ से, जाइए। चलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। क्या बात है दीदी, आज बड़ी खुश लग रही हो? क्यों? मेरी खुशी से तू खुश नहीं है? दुख हो रहा है तुझे? अच्छा, मतलब राकेश और उसके मम्मी पापा मुझे देखने आ रहे हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं दीदी, वो बात नहीं है। आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे और आपके पुलिस ऑफिसर बनने से पहले राकेश जी जो आपके हाथ में हथकड़ी लगा के यहाँ से ले जाएंगे। पता है कंचन, राकेश ने मुझसे वादा किया है कि जब तक मैं पुलिस ऑफिसर ना बन जाऊं वो हमारी शादी के लिए इंतजार करेंगे। सच? हाँ दीदी, आप तो बहुत लकी हो, कितना प्यार करते हैं वो आपसे। वो तो मैं हूँ। पता है कंचन, राकेश मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, सच्ची। देखिए वर्मा जी, गुंजन और राकेश कोचिंग में साथ साथ ही पढ़ते हैं, और हमारी बेटी गुंजन यूपीएससी की तैयारी कर रही है, ये तो आप जानते ही हैं। उसका सपना है, वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। भाई, इसमें आपको कोई एतराज तो नहीं? कैसी बात करते हैं आप प्रजापति जी, हमें राकेश ने सब कुछ बता दिया। भाई मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, हमारे बेटे को जो पसंद है वो हमें भी पसंद है। कि इस बात पे मुंह मीठा हो जाए। लीजिए लीजिए।
गुंजन, आजा बेटा आजा, आजा बेटा। में एक है हमारी बहू। क्यों जी? हमारे जीजू भी कोई कम नहीं है। बहुत चंचल है ये छोटी। अरे बहन जी, ये क्या है? शुभ काम में देरी कैसे? अरे बहन जी, पहले बता दिया होता तो हम भी अपने रिश्तेदारों को बुला लेते, इतनी भी क्या जल्दी थी। कोई बात नहीं, रिश्तेदार भी आ जाएंगे। और जल्दी ही एक फंक्शन भी करना पड़ेगा। आओ गुंजन, आओ 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 बेटा, चल लो कंचन। जीजू चौधरी सर। भोलू और मुन्ना के बारे में कोई और क्लू हाथ लगा? नहीं सर, वैसे मैंने असलम के पीछे अपने खबरी लगा रखे हैं, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा जिससे कि हम उस पर शक कर सकें। तुम्हें क्या लगता है, पहले भोलू फिर मुन्ना की मौत, ये सब यूं ही अचानक नहीं हो सकता? मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। हो सकता है सर। सर मुझे कुछ याद आ रहा है, 2 महीने पहले जब मैं हबीबगंज थाने में था तो वहाँ एक आदमी रिपोर्ट लिखवाने आया था और वो इन दोनों का नाम ले रहा था। किस बारे में रिपोर्ट लिखवाने आया था वो? सर मुझे जरूरी काम से जाना पड़ा, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। चौधरी सर, हबीबगंज थाने में फोन लगाकर उस आदमी के बारे में पता करो जो कंप्लेन लिखवाने आया था। सर। शायद हमें इन दोनों की मौत के बारे में वहां पे कोई सुराग मिल जाए। हाँ इंस्पेक्टर। अच्छा, तो आप ही प्रजापति हैं, आपसे हॉस्पिटल में मिल चुका हूँ, कुछ याद आया? जी हाँ, कहिए क्या बात है? क्या आप 2 महीने पहले हबीबगंज थाने में कोई कंप्लेंट लिखवाने गए थे? जी हाँ, गया था। क्या हम जान सकते हैं किस बारे में? आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए। आइए आइए साहब, देखिए ये हमारी बड़ी बेटी गुंजन, जिसके बारे में उस दिन कंचन हॉस्पिटल में बातें कर रही थी, इसी की रिपोर्ट लिखवाने गया था मैं। हमारी बेटी बहुत होनहार थी, आप ही की तरह पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन अफसोस पुलिस की लापरवाही का शिकार हो गई। क्या हुआ इसे? वो दिन हमारी जिंदगी का बड़ा मनहूस दिन था, जब 2 महीने पहले कोचिंग क्लास से हमारी बेटी घर वापस आई थी। आज लेट हो गए ना हम। कोई नहीं। अच्छा राकेश, अब तुम जाओ, मैं यहाँ से चले जाऊंगी। सीधे रास्ते जाना, ठीक है? शॉर्टकट ना मारना, गली में अंधेरा रहता है। राकेश, अंधेरे से डरूंगी तो पुलिस ऑफिसर कैसे बनूंगी? तुमसे जो बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो गुंजन, और तुम कल को पुलिस ऑफिसर बन भी जाओगे ना, तभी मैं यही कहूँगा जो अब कह रहा हूँ। इतनी फिक्र मेरी? यार तुम लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है? फिक्र करो तो दिक्कत, ना करो तो भी दिक्कत। अच्छा चलो, अब तुम जाओ, मैं घर पहुंचकर कॉल करती हूँ। चलो ओके बाय। चलो बाय। यार सच बताओ, 6 महीने की जेल काट के आया हूँ। कसम बता रहा हूँ, औरत की सोबत को तरस गया। बस भाई, मेरा तो हो गया। चलो मैं तो चलता हूँ। अबे
कैसा मर्द है तू? थोड़ी सी दारू हजम नहीं कर पाता है? अबे हमें देख, पूरी की पूरी बोतल गटकने के बाद भी जस के तस। चल अला निकल रहा तो निकल, हमारा सारा मूड खराब कर दिया। आ जाता था पोगड़ के पीने, 2 पैक में टून हो जाता है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे अब तो अपना भाई है, आजा भाईजान, अब तुम्हारी बारी है। ला बेटा। दीदी, बेटी गुंजन। दीदी, अरे दीदी, संभलो दीदी संभालो। संभल के संभल। बोल गुंजन, क्या हुआ मेरी बच्ची को? गुंजन, क्या हुआ? गुंजन, क्या हुआ? बेटा गुंजन, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, कंप्लेंट लिखवाते। चल बेटा, चल, तुम यहीं ठहरो, हम आते हैं। हाँ? चल चल चल। मैडम मैडम मैडम, हमें एक कंप्लेंट लिखवानी। जी बोलिए। कुछ बदमाशों ने हमारी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मोबाइल से इसका वीडियो भी बनाया। क्या ये उनको जानती है? जानती तो नहीं है मैडम, मगर वारदात के समय वो आपस में बातें कर रहे थे, इसने उनका नाम सुना। ये हमें नाम बता सकती हैं? भोलू और मुन्ना बता रही। लेकिन ये वारदात हुई कहाँ पर है? कबाड़ खाने वाले मैदान में, जब एक कोचिंग से घर वापस लौट रही थी। देखिए, हम कंप्लेंट तो लिख सकते हैं, लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर सकते। मैडम, आप ये कैसे कह सकती हैं? आप एक लेडीज होके इस तरह की बातें कर रही हैं। आपको तो इसका दर्द समझना चाहिए, इतना बड़ा हादसा हो गया है। दर्द समझती हूँ, लेकिन ये वारदात हमारे एरिया की नहीं है, हम कंप्लेंट नहीं लिख सकते हैं। तो फिर हम कहाँ जाएं मैडम? आप गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन जाइए। अरे आप लोगों को बोला है ना, वो एरिया हमारे थाने में नहीं आता, तो हम आपकी कंप्लेंट कैसे लिखें? और जहां तक ये बोल रही हैं, वो एरिया रेलवे पुलिस चौकी का है, आप अपनी कंप्लेंट वहीं लिखवाइए। अरे आप इंसान है या हैवान? हम हबीबगंज थाने गए थे रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया, और अब आप यहाँ से हमें कहीं और भेज रहे हैं। देख नहीं रहे हालत मेरी दीदी की? हम कंप्लेंट तभी लिखेंगे जब वारदात हमारे एरिया में होगी। एरिया एरिया एरिया, कब तक सुनेंगे हम ये सब? और अगर हम आ गए और उन्होंने वापस हमें यहाँ भेज दिया तो हम क्या करेंगे? बताइए सर, क्या करेंगे हम? आप लोग रेलवे पुलिस चौकी में जाइए, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी कंप्लेंट लिखेंगे। सर आपको लिखना पड़ेगा सर। जाइए आप, मुझे और भी काम है, जाइए आप। कंचन, दीदी, तुम चुप हो जाओ। गुंजन, क्या हुआ बेटा? दीदी, क्या हुआ बेटा? दीदी संभालो। अरे तू ठीक तो है ना? अरे बेटा राकेश, आओ बैठो। क्या बैठो अंकल, इतनी सी बात का तमाशा बना के रख दिया आपने।
क्या हुआ बेटा? जो हुआ वो सब मैं जानता हूं, लेकिन इस बात का डिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो हुआ एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन अंकल मेरी फैमिली है, मेरे रिश्तेदार हैं, वो सब इस बदनामी को कैसे सहेंगे जिंदगी भर? जीजू, आपने दीदी को परिवार वालों से या रिश्तेदारों से पूछकर पसंद नहीं किया था, और दीदी को इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और आप इस तरह की बात कर रहे हो। देखो कंचन, मैं मजबूर हूं और मैं चाह कर भी कुंजन का साथ नहीं दे सकता। सो आई एम सॉरी। बेटा राकेश, मेरी बात तो सुनो बेटा। राकेश, माफ कीजिएगा प्रजापति जी, उन पुलिस वालों की वजह से आपको बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं गुंजन को इंसाफ दिला के रहूंगा। और जिन पुलिस वालों ने कंप्लेंट नहीं लिखी थी, मैं खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन प्रजापति जी, भोलू और मुन्ना के अलावा एक तीसरा आदमी भी था, क्या आप उसका हुलिया वगैरह कुछ बता सकते हैं? साहब, उसके बारे में तो भोलू और मुन्ना ही बता सकते हैं, अगर आप उन तक पहुंच सकते हैं तो। हम उन दोनों तक पहुंच तो गए थे, लेकिन दोनों की मौत हो गई और उन्हीं की हम तहकीकात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये तो होना ही था। आखिर भगवान ने उन दरिंदों को उनकी करने की सजा दे ही दी ना। ये कारनामा किसी इंसान का है। क्या मैं गुंजन से बात कर सकता हूँ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो बेचारी तो इतने सदमे में है कि किसी से बात ही नहीं कर सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसके तहत किसी भी क्षेत्र में हुई वारदात की रिपोर्ट अब किसी भी थाने में लिखवाई जा सकती है, और अगर कोई पुलिसकर्मी रिपोर्ट लिखने से मना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गुंजन के केस में भी तत्काल रिपोर्ट लिखी जा सकती थी, लेकिन न जाने उस समय पुलिस वालों से क्यों चूक हो गई। गुंजन से मुन्ना और भोलू की मौत का कनेक्शन है, ये बात तो पुलिस को समझ में आ गई थी, लेकिन वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि उनको सजा भगवान दे रहा है या कोई और। लेकिन फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस तीसरे बलात्कारी को ढूंढना था, जिसके बारे में ना ही पुलिस को और ना ही गुंजन और उसके परिवार वालों को पता था। चौधरी सर, गुंजन का रेप, फिर भोलू और मुन्ना का मर्डर, मुझे लगता है इनका कनेक्शन गुंजन के रेप से तो नहीं है। हो सकता है सर। कौन इनको मार सकता है? और प्रजापति जी ने बताया था कि अपराधियों ने वारदात का वीडियो भी बनाया था, और वो वीडियो कहीं ना कहीं तो होगा। सर, जहां तक मुझे मालूम है वो अनाथ था। सर, मुन्ना का भाई शाहपुरा में रहता है, एक बार हमें वहाँ चलना चाहिए। करेक्ट चौधरी, हमें उसी घर चलना चाहिए। सर चलो। ये बताओ, तुम्हारे भाई को और कौन कौन सा शौक था? साहब, वो रात को जाग जाग कर अपने लैपटॉप पे से गेम्स खेलता था साहब। कहाँ है वो लैपटॉप? साहब, उधर ही रहता है। चौधरी, ओपन करो सर और चेक करो। सर, रेप वाला वीडियो ओपन करो। स्टॉप, बैक करके फिर से प्ले करो। रुको। सर, ये तो असलम है। चौधरी, मुझे तो शक है कहीं भोलू और मुन्ना इस वीडियो के जरिए असलम को ब्लैकमेल कर रहे थे, और इसी वजह से इसने इन दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया। हो सकता है सर। हो सकता नहीं है चौधरी, यही सच है, और हमें जल्द से जल्द असलम को गिरफ्तार करना होगा। सर। संजय, लैपटॉप को अपनी कस्टडी में ले लो।
रह गए बाबूजी, पीजिए ना। हमारे पिताजी भी तो पीते हैं घर पे ही। आज ना हमारी अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए आज हम आए हैं काम पे। ओह, तो ये बात है। तो एक काम करो, आज से तुम ही आया करो काम पर, अपनी अम्मा को मना कर दो। पर बाबूजी, हम तनख्वाह थोड़ी ज्यादा लेंगे। हाँ, अरे थोड़ी ज्यादा क्या, तुम्हारे लिए हम तिजोरी के दरवाजे खोल देंगे। ऐसा करो, ये लो, कुछ एडवांस रख लो। बाबूजी, आप बड़े अच्छे इंसान हो। अच्छी तो तुम भी बहुत हो। अच्छा बाबूजी, बोलिए ना, क्या काम करना है? काम काम ऐसा करो, आज तो तुम बस हमारा गिलास ही भरती रहो बस, और जैसे गिलास खाली हो फिर भर दो, फिर खाली हो फिर भर दो। एक बात बताओ, तुम ये घूंघट क्यों नहीं हटाते? वो का है ना बाबूजी, जब तक हम किसी को अच्छे से जान ना ले, पहचान ना ले, तब तक हम बड़े शर्मा से जाते हैं। अरे क्या बात है, जान पहचान बनाना कौन सी बड़ी बात। लीजिए। चलो अभी बना लेते हैं जान पहचान, हैं? लीजिए ना। और भरे? और भर दो। पीजिए। अरे आएंगे उठा के रहूंगा, गोरी का घूंघट तो उठा। चौधरी सर, ये नगीना तो अक्सर लेडीज स्लीपर में होती है ना? यस सर। फौरन चलो। संजय। यस सर। तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। लगता है कंचन आ गई। बोलिए साहब, अब क्या बात है? आप लोग यहाँ पर किस लिए? मिस्टर प्रजापति, हमें कंचन से कुछ बातें करनी है। कंचन से? लेकिन क्यों? क्या आपको पता है आज एक और मौत हुई है और हमें वहां से ये मिला है। ये क्या है साहब? मैं नहीं समझा। सब समझ में आ जाएगा। कंचन आ गई। कुछ समझ में आया? ये तो मेरे चप्पल की है। कहाँ है तुम्हारी चप्पल? वहाँ रैक पर। चलो दिखो। सर यही है मेरी सैंडल और इसका ही नग आपके पास है। ठीक।
ये सारे कत्ल तुमने किए हैं। सर नो, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फैसला तो अदालत करेगी। चलो इसे लेके। नहीं मम्मा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। मम्मा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप इस तरह से उसको झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। आप छोड़ दीजिए उसे। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए, ये सारा फैसला अदालत करेगी। चलो। आप इस तरह से उसे कैसे अपने साथ लेके जा सकते हैं? रुकिए। गुंजन, 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 इंस्पेक्टर साहब, ये सारे कत्ल कंचन ने नहीं, मैंने किए हैं। गुंजन, ये क्या कह रही है तू? जब हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई मैं दरिंदों और पुलिस के बारे में सोच रही थी, तो मेरी आत्मा मुझे आत्महत्या करने के लिए कचोट रही। लेकिन मेरे जीने की सिर्फ एक उम्मीद थी, वो था राकेश। लेकिन जब उस दिन हॉस्पिटल में वो... देखो कंचन, मैं मजबूर हूं और मैं चाह कर भी कुंजन का साथ नहीं दे सकता। तभी मैंने ये फैसला ले लिया। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन न जाने वो दरिंदे और कितनों की जिंदगी बर्बाद करें। और तभी मैंने ये प्लान बनाया। मैंने जानबूझकर डॉक्टर और अपने परिवार वालों के सामने न चलने और न बोलने का नाटक किया, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। और हर रात उन दोनों का पता लगाती रही, और मुझे पता मिल भी गया। अगली बार पैसे कम दिए ना, माल नहीं। मुझे मार देना, बहुत तलब लगी है। तुझे किसने बोला यहाँ माल मिलता है? मुन्ना। माल लाई? तेरे पास पैसे कम है। तू भी तो माल है, ठीक? फिर मैंने मुन्ना को मारा। मेरी ना गाड़ी खराब होगी, वो वहाँ प्लीज हेल्प कर दो। देखो मैडम, अभी अपन का पीने का टाइम है। अरे पर मैं सॉरी, मैं
इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ प्लीज? जरूर। अच्छा, ये गैराज किसका है? ये गैराज मेरा ही समझो। मेरा ही समझो मतलब तुम इसके मालिक नहीं हो? मैं इसका मालिक नहीं हूँ, पर इसके मालिक का मालिक हूँ। मालिक का मालिक? मतलब क्या? जब भी कोई नई लड़की का हम लोग शिकार करते हैं ना, तो मिलजुल कर उसके मजे लूटते हैं। और अभी 2 महीने पहले ही ना कॉलेज की लड़की का मजे लूटे थे यार। अच्छा, तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? असलम। हम उसे प्यार से भाई कहते हैं। मतलब तुम लोग पक्के दोस्त हो। अब ये लास्ट वाला तुम्हारे लिए। हाँ हाँ बनाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ पीने का मजा ही कुछ और है। लो। और इंस्पेक्टर साहब, इसी तरह असलम को मारना मेरे लिए मुश्किल का काम नहीं था। पुलिस ने गुंजन की रिपोर्ट ना लिखने वाले पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया और उन्हें सस्पेंड कर दिया। इस केस में हार मान चुकी गुंजन ने जो कुछ भी किया वो गलत था, जबकि अगर वो गहराई से सोचती तो किसी तरह अपराधियों को कानून के हवाले कर सजा दिला सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और कानून के बदले खुद ही अपराधियों को सजा देने जैसा खतरनाक फैसला ले लिया। गुंजन एक होनहार लड़की थी जो पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती थी, लेकिन गुस्से में लिए गए एक फैसले की वजह से आज वो एक अपराधी बन गई। इस मामले में गुंजन का मंगेतर राकेश भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार था कि उसने ऐसे मौके पर गुंजन का साथ नहीं दिया। अगर वो गुंजन के साथ ऐसे बुरे वक्त में खड़ा होता तो शायद गुंजन कभी मुजरिम ना बनती। पुलिस ने गुंजन को मुन्ना, भोलू और असलम की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया, लेकिन उनके पास गुंजन के बयान के अलावा और कोई सबूत नहीं था। लेकिन वो कानून की नजरों में अपराधी थी, लिहाजा अपने किए के लिए उसे अपने बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजारनी थी। लेकिन कानून ये भी कहता है कि किसी को अपराध करने के लिए मजबूर करने वाला भी अपराधी होता है। अगर पुलिस ने गुंजन की रिपोर्ट लिखी होती तो शायद उसे कदम कभी ना उठाना पड़ता। गुंजन कानून की नजरों में अपराधी थी, लेकिन अपने परिवार वालों की नजरों में वो एक निर्दोष अपराधी थी। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।